Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last lecture was about the determinants, in which we discussed about the concept of cofactor across any row or column to determine the determinants. तो हमने देखा था कि हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं कि और उसके लिए हम किसी रो किसी कॉलम को चूज कर सकते हैं. Then we discussed about the properties of determinant. तो उसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी थी कि अगर ए मैट्रिक्स जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट अब वो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है और उसकी हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए. मेन डायगोनल आपके पास जो बनेगा उसकी जो एंट्रीज होंगी आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. आज हमें डिस्कस करना है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल, वॉल्यूम एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, कि हम डिटर्मिनेंट्स पे किस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. क्रैमर रूल्स जो है इससे आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं. हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अगर हमने जो अननोन्स हैं, क्योंकि जब सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हम अननोन्स ही फाइंड करते हैं और अननोन्स क्या होते हैं, आपके पास बेसिकली सेक्स की वैल्यूज होती हैं. Let A be an invertible n cross n matrix for any B belongs to Rn. अब ये देखिए सेम ऑर्डर का है. इन्वर्टिबल तभी बनेगा ना जब सेम ऑर्डर का होगा. तो हम जो यूनिक सोल्यूशन फाइंड करेंगे x ऑफ a x इक्वल्स टू b सिस्टम का हैज़ द एंट्रीज गिवन बाय. अब वो कह रहा है x आपके पास किस तरह से आएगा. मीन्स कि आपके पास जो x1 x2 जितने भी अननोन्स हैं, x का ये मतलब हुआ कि जितने भी उसमें अननोन्स होंगे, अगर वो 3 क्रॉस 3 के तो 3 अननोन्स होंगे, 2 क्रॉस 2 के तो 2 अननोन्स होंगे. वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे. एक्स आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बी. बी का मतलब ये है कि आपने जो डिटर्मिनेंट लेना होगा वो हमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि आपने वहाँ पे कॉलम बी भी यूज़ करना होगा. जब आप डिपेंड करता है कि ए वन बी आपके पास क्या होगा, ए टू बी के मीन्स कि सेकंड कॉलम की जगह पे आप बी यूज़ करेंगे. ए वन बी मीन्स के फर्स्ट ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे आप बी को रिप्लेस करेंगे. डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यहाँ पे भी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि इन्वर्टिबल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता. अच्छा, अब वो कह रहा है कि n अगर आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स आ गया है तो उसके लिए उसने जनरली डिफाइन किया. अब इसको हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि अब ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का सिस्टम है, 3 क्रॉस 3 होगा तो वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा. 2 क्रॉस 2 सिस्टम हमें 2 इक्वेशंस गिवन है और हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय क्रैमर्स रूल. हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 कि x हमें पता चल गया, अननोन यहाँ पे 2 हैं, तो हम पहला फॉर्मूला है हमारा x1 डिटर्मिनेंट ऑफ a1b. तो हमने करना ये है कि हमारे पास जैसे ये a मैट्रिक्स है, हमने a मैट्रिक्स लिख लिया. b कॉलम आपके पास देखें, b कॉलम क्या बन रहा है, 6 8 6 8. हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमारे पास जो b कॉलम है वो 6 8 बन रहा है. b कॉलम इज 6 8. बी जब 6 8 है, ए आपके पास ये गिवन है, तो ए वन बी क्या होगा कि आपने फर्स्ट कॉलम की जगह पे ए के फर्स्ट कॉलम की जगह पे बी को रिप्लेस करना होगा. मीन्स कि 3 माइनस 5 की जगह पे 6 8. ये देखें. फिर अगर ए टू बी है तो माइनस 2 4 की जगह पे आपको 6 8 लेके आना, बाकी फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा. तो दिस इज ए टू बी. अब आपने दोनों के एक डिटर्मिनेंट आपने ए का फाइंड करना है, दूसरा आपने ए वन बी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, थर्ड आपने इसका करना है. तीनों के डिटर्मिनेंट्स आपको पता है किस तरह से फाइंड करने हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप चेक कर लें, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल ही नहीं बनता ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट वाला हमने कहा था कि अगर ए मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो वो इन्वर्टिबल नहीं है. तो x1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1b, तो ये हमें नज़र आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 16. ये आपके पास 10 40 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 2 बनता है, 40 बाय 2 20 आंसर आ गया. इसी तरह से आप x2 फाइंड कर लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब वो कह रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है इंजीनियरिंग में.
A number of important engineering problems, particularly in electrical engineering and control theory, can be analyzed by Laplace transform. कि ये Laplace transform आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक मेथड होता है Laplace transform। ये आप मेथड इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो Laplace transform है ये क्या करता है, दिस अप्रोच कन्वर्ट्स एन एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। कि वो कह रहा है कि ये जो अप्रोच है ये क्या करती है कि क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, आप उनको कन्वर्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस में, जैसे जो हमने अभी तक थ्रू आउट लीनियर अलजेब्रा में यूज़ किए हैं। हुज कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व आर पैरामीटर्स। वो कह रहा है अब कुछ जनरल पैरामीटर्स आ जाएंगे, उस वो कह रहा है वो इन्वॉल्व करता है। तो हम जो यूनिक सोल्यूशन फाइंड करेंगे एक्स ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी सिस्टम का हैज़ द एंट्रीज गिवन बाय। अब वो कह रहा है एक्स आपके पास किस तरह से आएगा, मीन्स कि आपके पास जो x1 x2 जितने भी अननोन्स हैं, x का ये मतलब हुआ कि जितने भी उसमें अननोन्स होंगे, अगर वो 3 क्रॉस 3 के तो 3 अननोन्स होंगे, 2 क्रॉस 2 के तो 2 अननोन्स होंगे। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्स आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बी। बी का मतलब ये है कि आपने जो डिटर्मिनेंट लेना होगा वो हमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि आपने वहाँ पे कॉलम बी भी यूज़ करना होगा जब आप डिपेंड करता है कि A1B आपके पास क्या होगा, A2B के मीन्स के सेकंड रो कॉलम की जगह पे आप B यूज़ करेंगे, A1B मीन्स के फर्स्ट ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे आप B को रिप्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे भी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि इन्वर्टिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा, अब वो कह रहा है कि n अगर आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स आ गया है तो उसके लिए उसने जनरली डिफाइन किया है। अब इसको हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि अब ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का सिस्टम है, 3 क्रॉस 3 होगा तो वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा। 2 क्रॉस 2 सिस्टम हमें 2 इक्वेशंस गिवन है और हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है बाय क्रैमर्स रूल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 कि x हमें पता चल गया, अननोन यहाँ पे 2 हैं, तो हम पहला फॉर्मूला है हमारा x1 डिटर्मिनेंट ऑफ A1B। तो हमने करना ये है कि हमारे पास जैसे ये ए मैट्रिक्स है, हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, बी कॉलम आपके पास देखें, बी कॉलम क्या बन रहा है 6 8। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमारे पास जो बी कॉलम है वो 6 8 बन रहा है। बी कॉलम इज 6 8। बी जब 6 8 है, ए आपके पास ये गिवन है, तो A1B क्या होगा कि आपने फर्स्ट कॉलम की जगह पे ए के फर्स्ट कॉलम की जगह पे बी को रिप्लेस करना होगा, मीन्स कि 3 - 5 की जगह पे 6 8। ये देखें, फिर अगर A2B है तो -2 4 की जगह पे आपको 6 8 लेके आना, बाकी फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। तो दिस इज A2B। अब आपने दोनों के एक डिटर्मिनेंट आपने ए का फाइंड करना है, दूसरा आपने A1B इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, थर्ड आपने इसका करना है। तीनों के डिटर्मिनेंट्स आपको पता है किस तरह से फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप चेक कर लें, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल ही नहीं बनता ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट वाला हमने कहा था कि अगर ए मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो x1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1B, तो ये हमें नज़र आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 16। ये आपके पास 40 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास 2 बनता है, 40 बाय 2 20 आंसर आ गया। इसी तरह से आप x2 फाइंड कर लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब वो कह रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है इंजीनियरिंग में। A number of important engineering problems, particularly in electrical engineering and control theory, can be analyzed by Laplace transform। कि ये Laplace transform आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक मेथड होता है Laplace transform। ये आप मेथड इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो Laplace transform है ये क्या करता है, दिस अप्रोच कन्वर्ट्स एन एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। कि वो कह रहा है कि ये जो अप्रोच है ये क्या करती है कि क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, आप उनको कन्वर्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस में, जैसे जो हमने अभी तक थ्रू आउट लीनियर अलजेब्रा में यूज़ किए हैं। हुज कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व आर पैरामीटर्स। वो कह रहा है अब कुछ जनरल पैरामीटर्स आ जाएंगे,
वो कह रहा है वो इन्वॉल्व करता है। तो वो कह रहा है कि हम ईज़िली इन मेथड से ये मेथड हम यूज़ करें, हमें पता है कि रो रिडक्शन मेथड हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और मेथड भी डिस्कस किया है जिसमें हम इन्वर्स फाइंड करके और देन हम उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल सिस्टम होगा तो फिर हमारे लिए बहुत ईज़ी होता है कि हम जो कोई भी मेथड यूज़ करें। लाइक अगर हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर लें तो भी ठीक है। और अगर हम एलिमिनेशन मेथड नहीं भी यूज़ करते तो हम कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं लाइक रो रिडक्शन मेथड, क्रैमर्स रूल। इसको मैं साथ मेंशन भी कर देती हूँ कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने एक पॉइंट है मैंने चूज़ कर लिया, अब ये -2 और -2 पॉइंट है। जब मैंने इसको प्लॉट किया तो मैंने ये देखा कि ये -2 पॉइंट ये बेसिकली पॉइंट बन रहा है। अगर मैं ये बात करूँ तो ये -2 कॉमा -2। अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैं इस पॉइंट को जब मैंने ट्रांसलेट किया तो x का पॉइंट x1 एक्सिस का पॉइंट और x2 एक्सिस का जो पॉइंट है, इन दोनों को मैं यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ कॉर्नर पे मीन्स कि ओरिजिन पे लेके आई हूँ। तो मैंने इनफैक्ट मैं मैथमेटिकली देखूँ तो मैं इसमें क्या चेंज लेके आई हूँ कि मैंने बेसिकली इसमें +2 ऐड किया है। +2 ऐड करूँगी मीन्स कि उसको 2 यूनिट में राइट साइड पे लेके जाऊँगी x1 पॉइंट को, और इसको मैं 2 यूनिट अप साइड पे लेके जाऊँगी तो ऑटोमैटिकली ये ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे +2 इसमें ऐड किया, -2 में +2, तो मेरे पास ये जो रिजल्टिंग पॉइंट बना है ये मेरे पास ओरिजिन का 0, 0 पॉइंट बन गया, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, अब जब मैंने इस पॉइंट को इस तरह से 2 यूनिट अप और 2 यूनिट राइट मैंने मूव किया है, तो अब मैंने यहाँ पे भी यही करना है कि मैंने इसमें अगर मैं कहूँ कि मैं इसको 2 यूनिट यानी इसमें +2 मैं ऐड कर लूँ, तो मेरे पास जो इसका रिजल्टिंग पॉइंट बनेगा x1 एक्सिस का वो 2 होगा। अब 3 यूनिट जहाँ पे ये 3 पॉइंट आ रहा है उसमें जब मैं +2 ऐड करूँगी तो ये पॉइंट मेरे पास 2, 5 पॉइंट बन जाएगा। अब मैं 4 - 1 पॉइंट की बात करूँ तो इसमें भी मुझे +2 ऐड करना है और इसमें भी +2 ऐड करना है। तो ये मेरे पास पॉइंट बन जाएगा 6 और ये पॉइंट बन जाएगा कॉमा 1 आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अ, फिर उसके बाद 6, 4 6 इसमें +2 मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा 8 और 4 में ऐड करूँगी तो 6 बन जाएगा 6। अच्छा अब ये तो हो गया 0, 0 पॉइंट, ये ओरिजिन पे चला गया। अब हमारे वेक्टर कौन से हैं? हमें ये देखना है। एक 2, 5 पॉइंट और 6, 1। अगर मैं इस 6 में 2 ऐड करूँ तो मेरे पास 8 आता है। अगर मैं इस 5 में 1 ऐड करूँ तो 6 आता है। इट मीन्स कि ये जो 0, 0 मेरे पास पॉइंट बना है वो ये वाला 0 वेक्टर होगा और ये जो 6, 4 पॉइंट है ये u प्लस v पॉइंट है और u और v में से एक पॉइंट मेरा u है और दूसरा v पॉइंट है। अब मैं ज़रा इसको आगे जाके इसमें देखती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे अगर हम इसको वैसे भी देखें कैलकुलेट करके यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 है, ठीक है? तो ये 5 एंड 2 ये 2 x1 2 x2 5 वो ये वाला पॉइंट बनता है। तो ये ऐसे हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, ट्रांसलेशन इसमें हुई है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो u और v वेक्टर्स है वो मैंने आपको बताया, ये u वेक्टर है, ये 0 वेक्टर है, ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है और ये u प्लस v वेक्टर है। अब मैंने u और v वेक्टर उठाए और उससे मैंने डिज़ाइन किया ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में मेरे पास फर्स्ट कॉलम 2, 5 एंट्रीज़ के साथ और सेकंड कॉलम 6, 5, 1 एंट्रीज़ के साथ आ जाएगी। जब मैंने इसका एरिया फाइंड कर लिया, इट मीन्स कि मैंने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड कर लिया, व्हिच इज़ एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका एरिया 28 है। तो मैंने इस पे मॉड लगा के इसका आंसर -28 आया था। मैंने इस पे मॉड अप्लाई किया और इस मॉड ने इसको पॉजिटिव कर दिया क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं। उससे पहले अच्छा इस एग्ज़ाम्पल से पहले मैं आपको अब आपको ये बात पता चल गई, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 कॉलम्स गिवन है, आप क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज़ के उसमें आपके वो आपसे कहेगा जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करें, तो वो आपसे कहेगा आपने वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेपर फाइंड करनी है। उसमें आप क्या आपको ए मैट्रिक्स से 3 कॉलम्स गिवन होंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, उन 3 कॉलम से आपने उसको जब उसका डिटर्मिनेंट लेना होगा तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेपर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमने हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक सर्कल है या हम कह लें कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है। हमने जब उस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिज़ल्टिंग मेरे पास उसका जो भी इमेज आया, वो बेसिकली आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रिज़ल्टिंग है। तो वो मेरे पास अगर मैं सपोज़ करती हूँ जैसे टीएस जो है वो जो पैरेललोग्राम था,
अगर मैं कहती हूँ कि S इज़ अ पैरेललोग्राम इन R2, S इज़ अ पैरेललोग्राम इन R2, अगर मैं ये कह रही हूँ कि S जो है वह उसको पैरेललोग्राम से रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जो रिज़ल्टिंग मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो इमेज आया है, उसका मैं एरिया फाइंड करूँ। तो वो मैं किस तरह से फाइंड करूँगी? उसको मैं रिप्रेज़ेंट करूँगी एरिया ऑफ T ऑफ S। इस पैरेललोग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद जो मेरे पास जो भी फिगर आई है, उसको उसका एरिया मैंने अब फाइंड करना है। अच्छा, अब वो किसके इक्वल है? अब आपको ए मैट्रिक्स गिवन होगा। वो कह रहा है कि टेक टी R2 टू R2 बी द लीनियर ट्रांसफॉर्म डिटरमिन्ड बाय 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट डिटरमिन्ड बाय 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है कि उससे हमने ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगा। आपने उसका डिटरमिनेंट लेना है और आपने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताना है। अब डिपेंड करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको 2 तरह से गिवन होगा। या तो वो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन होगा। मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है तो आपने ये जो S है इसका आपने एरिया ऑफ S फाइंड करना है, एरिया ऑफ S। तो आप क्या करेंगे उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे इस पैरेललोग्राम का। ये ए और मैट्रिक्स है। पैरेललोग्राम वाला मैट्रिक्स और होगा। ठीक है? तो एरिया ऑफ S आपको फाइंड करना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको पता है कि अगर जैसे स्क्वायर है तो उसका अगर फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर की बात करती हूँ, पैरेललोग्राम है तो स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना आता है। हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो उसका एरिया क्या होगा कि आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेना है, या आप कह लें कि अगर हमें पता है कि स्क्वायर में चारों साइड्स बिल्कुल सेम होती हैं तो एरिया आ जाएगा। सपोज अगर एक साइड की लेंथ ए है तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हमें पता है कि लेंथ और विड्थ को मिला के तो वो दोनों डिफरेंट होती हैं तो उसका एरिया आ जाएगा ए बी। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि जो अगर सर्कल है, सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर हमें वो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है तो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। ठीक है? तो इसी तरह से अब जो वॉल्यूम है उसका भी हम इसी तरह से देखेंगे। टी इज़ डिटरमिन्ड बाय 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो 3 R2 टू R3 है of matrix A, and if S is a parallelepiped in R3 कि S जो है वो parallelepiped बन रही है, जैसे यहाँ पे S parallelogram थी, यहाँ पे parallelepiped है in R3, then volume of T of S इस parallelepiped पे जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो उसका वॉल्यूम अब आप कैसे फाइंड करेंगे? ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो कह रहा है वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आपने एस का वॉल्यूम पहले फाइंड करके रखना है। उसको आपने जो ए मैट्रिक्स गिवन होगा उसको डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी वही होगा कि पैरेललोपिपेड का जो आपके पास इसमें एक डायमेंशन एक्स्ट्रा आ जाती है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। और या फिर ये है कि अगर आपको पैरेललोपिपेड जो है ये एस इसका भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसके थ्रू उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करके तो फिर ये है कि 2 डिटर्मिनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो उसने देखें डिटर्मिनेंट के साथ मॉड साइन भी लगाया है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल में किया था कि अगर वो पॉज़िटिव है नेगेटिव है तो हम उसको पॉज़िटिव कर लेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें, लेट ए एंड बी बी पॉज़िटिव नंबर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ई बाउंडेड बाय द इलिप्स हुज़ इक्वेशन इज़ दिस। ये हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है। अब वो कह रहा है कि आपने इसका एरिया ऑफ द रीजन ई बाउंडेड बाय द इलिप्स हुज़ इक्वेशन इज़ दिस। उसने कहा है अब आप इसका एरिया फाइंड करें। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने 2 चीज़ें देखनी है कि ए मैट्रिक्स क्या है। हमें ए मैट्रिक्स देखना है और दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि ये बेसिकली जो इलिप्स है ये ट्रांसफ़ॉर्म हम सपोज़ कर लेते हैं कि जैसे ये किसी पहले हमारे पास कोई और आप कह लें कि प्लॉट था, वहाँ से ट्रांसफ़ॉर्म होके ये इलिप्स बनी है। तो ये हमारा क्लेम है कि ये जो ई है जिसको हम एरिया ऑफ इलिप्स कह रहे हैं, तो ये हमने आफ्टर ट्रांसफ़ॉर्मेशन बेसिकली ई इज़ द हम क्लेम करते हैं कि ये ई जो है ये इमेज है ऑफ यूनिट डिस्क डी। डिस्क क्या है? ये सर्कल है, ठीक है? तो ये सर्कल है जो यूनिट सर्कल है और उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली हम कहेंगे कि ये डी का इमेज है। ई इज़ द इमेज ऑफ डी। हमने ई फाइंड करना है, एरिया ऑफ द इलिप्स फाइंड करना है। अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिटरमिन्ड बाय द मैट्रिक्स से। अब ए मैट्रिक्स इसने कहाँ से बनाया है? बेसिकली इसने ये जो आपके पास इक्वेशन x1 ये जो इक्वेशन गिवन है x1 स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ से उसने ए मैट्रिक्स डिज़ाइन किया है। कि यहाँ से हमें पता चल रहा है ए और बी बेसिकली अगर आप इसको एलिप्स में देखें तो ए आपके पास ये लेंथ बनती है और बी जो है ये आपके पास विड्थ बनेगी। ठीक है? तो ये इसके पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं। अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखें एलिप्स में तो ये हमारे पास जैसे अगर एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ ए है तो वाई पॉइंट ज़ीरो है और अगर हम बी को देखें तो हमारे पास एक्स पॉइंट ज़ीरो है और बी पॉइंट हमारे पास और एक्स टू पॉइंट हमारे पास बी आ गया। तो ये 2 कॉलम्स हमारे पास ए मैट्रिक्स के बन जाएंगे।
अब हम ये करते हैं कि एरिया ऑफ द एलिप्स हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ एलिप्स जो है ये बेसिकली आपके पास एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और टी ऑफ टी ई में कन्वर्जन हुई है, वो हम बेसिकली उसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, डी के इमेज का। ठीक है, उसका एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा क्योंकि हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स थी उससे हमने ए मैट्रिक्स बनाया, उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे डॉट एरिया ऑफ डी। डी क्या है? यूनिट डिस्क। हमें पता है कि ये जो डिस्क है ये सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है और आर यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेंटर से बाउंड्री तक का वो 1 है, तो हम पाई आर स्क्वायर की जगह पे पाई 1 स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ एलिप्स आ गया है। तो आपको सिर्फ ये देखना होगा, अब जैसे यहाँ पे हमने क्लेम कर लिया था कि ये इलिप्स है, तो अब ये हम स्क्वायर तो नहीं कहेंगे कि स्क्वायर से हमने एक इलिप्स बना ली, तो हमने ये क्लेम किया कि सर्कल है। हाँ, सर्कल को अगर हम थोड़ा जिस तरह से है कि इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं सर्कल्स को वर्टिकली दोनों साइड से, तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये इसकी एक इस पे उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और फिर इस तरह से हमारे पास ये एरिया आ गया। अच्छा, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से। इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसमें आप थोड़ा डिफरेंट वे में एरिया फाइंड करेंगे। लेट एस बी द पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स v1 and v2 and let a is equals to the matrix this. Compute the area of the image of s under the mapping this. वो कह रहा है कि आपने s के इमेज का एरिया मींस कि आपको एरिया ऑफ t of s फाइंड करना है। आप एरिया ऑफ टी ऑफ एस, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास ए तो ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट डॉट आपने फाइंड करना होगा एस का एरिया। एस का एरिया वो कह रहा है एस बी द पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स, उसने वेक्टर्स दे दिए मींस कि ये आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये एक मैट्रिक्स बनाएगा। आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें कि जैसे आप बी1 और बी2 को 1 3 5 1 ये आपने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, आपने कहा कि ये बेसिकली जो है ना एस बी द पैरेललोग्राम डिटरमिन, इस इन वेक्टर से हमने डिटरमिन किया। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेती हूँ तो मेरे पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का 1 माइनस 15, ये आ जाता है -14। हमने क्या कहा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये जो एरिया ऑफ एस है इवन वो भी एरिया पॉजिटिव होता है हमेशा, तो हम इसको पॉजिटिव मॉड लगा के पॉजिटिव कर लेंगे, 14 आ जाएगा। अब है एरिया ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका हमने एरिया देखना है। तो एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका आप फाइंड करें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 0 हो जाएगा, -0 प्लस 0, तो ये 2 428 आ जाएगा, तो ये उससे भी ज़्यादा ईजी हो गया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड अ फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हु वर्सेस आर 0 वेक्टर v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर एंड r2। अब वो कह रहा है कि आपने ये वर्सेस हैं ट्राइंगल के, आपने क्या करना है। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली एक जो उसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे होना ज़रूरी है। अगर इस केस में भी हम यही करें क्योंकि देखें जो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 ट्राइंगल्स बनती हैं। अब आपने जैसे भी देखा, अगर आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है या फिर आपको ट्राइंगल फाइंड करना है, तो इसको हम एक सेंस में इस तरह से लेंगे कि क्योंकि अगर मैं उस स्क्वायर के एरिया को डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और मुझे रिक्वायर्ड कि अब ये जो ट्राइंगल है सपोज़ इसका एक वर्टेक्स है, ये ओरिजिन पे है और ये v1 हम कह लेते हैं कि ये v1 है, ये v2 है और ये 0 वेक्टर ओरिजिन पे है। हमने सिंपल क्या करना है, अब v1 और v2 हमें नहीं गिवन कि v1 और v2 आपके पास जो वर्सेस हैं इनमें जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, जनरल हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमें पता है कि जो A मैट्रिक्स है दिस इज इक्वल्स टू द v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, ये इसके इक्वल है। हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एरिया ऑफ द, अगर मैं स्क्वायर की बात करूँगी तो एरिया वहीं से ही आता है। क्योंकि देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को इरेज कर देती हूँ, इस लाइन को, तो ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मेरे मुझे पता है कि यहाँ पे v1 प्लस v2 आएगा, ये स्क्वायर है। दो वेक्टर से मैं अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगी हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये v1 यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे v2 कॉलम आ जाएगा, क्योंकि जनरल हमारे पास, इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे।
अब अगर मुझे कहा जाए एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो मैं कहूँगी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड, मैं ये कह दूँगी। लेकिन अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जब मुझे ट्रायंगल फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर। कि मैंने डिटर्मिनेंट ये फाइंड किया था ना, हाफ ऑफ द, मैं कहूँगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड। तो अगर मैं उसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिखूँगी तो वेक्टर्स की फॉर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2, मैं यहाँ मॉड लगाने लगी हूँ, 1/2 v1 v2 डिटर्मिनेंट, ये मेरे पास जनरल मेरे पास ये आएगा, ये अब इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट आर बी द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट x1 y1। अब वो कह रहा है इसके वर्टिसेस ये हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। हमने ये शो करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स नजर आ रहा है। यहाँ तक तो हम ये इसको हमने प्रूव करना है, यहाँ तक तो हम बाद में पहुँचेंगे। सबसे पहले हमने वही बात करनी है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो उसमें से एटलीस्ट एक वर्टेक्स को मुझे ऑरिजिन पे रखना पड़ेगा। मैं लेट करती हूँ कि ये जो मेरे पास x3 y3 वर्टेक्स है, सपोज अगर ये मैं ऑरिजिन पे लेके जाती हूँ, तो ये ऑरिजिन पे लेके जाने के लिए मुझे -x3 और ये इसमें से -y3 करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं -x3 करूँगी और इसमें मैं -y3 करूँगी। तो मेरे पास रिजल्टिंग जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या होगा, वो ऑरिजिन होगा। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ ट्राइंगल को ऑरिजिन पे, ठीक है। और उसके लिए मैंने x3 y3 जो है एज अ कह लें कि ऑरिजिन मैंने वर्टेक्स उठाया है, x3 y3 इसको मैं ऑरिजिन में कन्वर्ट कर रही हूँ। और मैं जिस तरह से मैं अब यहाँ पे -3 x3 कर रही हूँ, -y3 कर रही हूँ, आप बेशक यहाँ पे -x1 और -y1 कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फिर अकॉर्डिंगली सब में चेंज लेके आना है। अब मेरे पास जो आफ्टर ट्रांसलेशन जो न्यू वर्टेक्स होंगे, वो मेरे पास न्यू वर्टेक्स होंगे 0, 0। ये मेरे पास आ गया x3 वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स मेरे पास क्या होगा, x1, क्योंकि सारे पॉइंट्स ट्रांसलेट हो रहे हैं ना, -x3, y1, सॉरी -y3। और थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा x2, x2 -x3, y2 -y3। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट होगा। अच्छा, अब इससे मैं जैसे भी मैंने लास्ट एग्जांपल में किया है, उसी तरह से मैं कहूँगी कि जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहाँ पे जो मैं लिखने लगी हूँ, मैं उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक भी पहुँचूँगी। मैं कहती हूँ कि जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि अब ये देखें ये जो मेरे पास ये 0 पॉइंट हैं, ये मेरे पास कह लें कि ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। तो अब वो मेरे पास क्या बना, डिटर्मिनेंट हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे x1 -x3, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर y1 -y3, y1 -y3, और सेकंड कॉलम में हमारा सेकंड वर्टेक्स आ जाएगा विच इज x2 -x3, y2 -y3 डिटर्मिनेंट। ये अगर वो कहता ना कि आप एरिया फाइंड करें, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता, लेकिन उसने हमसे एक स्पेसिफिक फॉर्म मांगी है, वो ये वाली फॉर्म है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो स्टेप्स हमें देखने हैं। अब इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो ये है कि मैं इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट कर दूं, कि ये जो मेरे पास हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आया है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर। दूसरा ये है कि मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट को पिक करूँ, कि मीन्स कि मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देती हूँ,
मैं इसको 1 इक्वेशन कह के स्टॉप कर देती हूँ। अब ये जो मेरे पास है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसको मैं पिक करती हूँ और इसका आंसर मैं 1 के इक्वल कर देती हूँ। दूसरा मेरे पास ये तरीका है प्रूव करने का। तो मैं कहूँगी अब देखें इसकी एक्सपेंशन के बाद आंसर यही आ गया, इट मीन्स कि बोथ आर इक्वल। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि दिस इज़ इक्वल्स टू दिस हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो अब मैं ये करने लगी हूँ कि मैं इसको पिक करने लगी हूँ। अब मैंने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट के ऊपर मैं एक रो ऑपरेशन लगाऊंगी, मैं ये कहूँगी कि अगर मैं -R3 प्लस R1 करूँ प्लस R1 और दूसरा ऑपरेशन मैं ये करने जा रही हूँ एंड -R3 प्लस R2। ठीक है, मैं R1 और R2 चेंज करने जा रही हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अच्छा मैं डिटर्मिनेंट की जगह पे मैं ये लाइंस यूज़ करने लगी हूँ। हाफ ऑफ x1 में मैंने -x3 ऐड करना है, x1 -x3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 -y3, y3 और 1 - 1 आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी रो क्या है, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, ये हो गया 0 और थर्ड रो हमारी एज इट इज़ होगी विच इज़ x3, y3 एंड 1। ये आपके पास आ गया है। अब एक ही स्टेप रह गया है, वो स्टेप ये है कि अगर मैं इसको थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंगली मैं जैसे को फैक्टर मैंने कहा था, को फैक्टर मेथड से अगर मैं फर्स्ट थर्ड कॉलम से मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ, मीन्स कि डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ और मैं इसकी एक्सपेंशन करूँगी थर्ड कॉलम से। मुझे पता है 0 के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 की वजह से 0 होगा, ये भी 0 और ये 1 रह गया। 1 में मैंने इस रो को और इस कॉलम को निकाल देना है। अगर मैं इसकी एक्सपेंशन थर्ड कॉलम से करने लगी हूँ तो मेरे पास सॉरी ये दिस इज 1/2 नॉट 1/3, 1/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 -x3, y1 -y3, x2 -x3, y2 -y3। ये मेरे पास आ जाएगा। और अगर आप इसको देखें दिस इज 2 नॉट 1, 1 हम लास्ट इसको कह चुके हैं। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो बोथ आर सेम। अगर ये दोनों सेम हैं तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल है और ये भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, तो हम कहेंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। जो उसने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा आपने उसी तरह से इसका आंसर करना है। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसमें से मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्वेश्चंस की। मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो कि क्रैमर्स रूल से रिलेटेड होंगे। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल में 5 क्वेश्चंस आपके पास या 4 क्वेश्चंस वो आ जाएंगे, आई थिंक 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पॉइंट्स गिवन होंगे और आपने अगर तो ट्रांसलेशन नहीं हुई तो आप ट्रांसलेट करके एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और फिर आप एरिया ऑफ द पैरेललोपेपर फाइंड करेंगे। वो आप देखेंगे पैरेललोपेपर में वो आप देखेंगे कि उसने आपको एक 3 ही वेक्टर्स आपको गिवन होंगे, 3 क्रॉस 3 ही गिवन होगा। एक वो आपको बता देगा कि ओरिजिन पे है और बाकी 3 वेक्टर्स आपके पास इस तरह से बन रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 एंड 24, 27 एंड 20 31। 27 क्वेश्चन भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि 27 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में किया है कि आपको दोनों के डिटर्मिनेंट्स गिवन होंगे तो आपने उनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। फिर क्वेश्चन आ जाता है 31।
31 में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि अगर सपोज हम इलिप्स की बात कर रहे हैं, इलिप्स 2D में हमारे पास इलिप्स है, जैसे हमारे पास सर्कल है, 2D में सर्कल होता है और जब हम 3D में जाते हैं तो वो सर्कल आपके पास स्फीयर बन जाता है। इसी तरह से जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स जब 3D में जाता है तो इलिप्सॉइड बन जाता है। तो उसमें जैसे इलिप्स में आपने देखा था कि आपके पास जैसे इक्वेशन थी x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन आपको इलिप्स की गिवन थी। इलिप्सॉइड होगा तो एक आपके पास डायमेंशन एक्स्ट्रा होगी प्लस x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ये भी आपको गिवन होगा। तो अब हमें पता है a लेंथ शो करता है एक जैसे x1 एक्सिस की b जो है वो बताएगा कि x2 एक्सिस पे उसकी लेंथ b है और x3 एक्सिस पे उसकी c है। तो आपने सिंपल क्या करना होगा कि आपने जो मैट्रिक्स A डिज़ाइन करना होगा वो आपने जो मेन डायगोनल है उसमें आप ABC लिखेंगे, उससे अबव और बिलो आपने सारे के सारे 0 ले लेने हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये मैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रही हूँ कि आपका जो मैट्रिक्स A आएगा वो आप देखेंगे कि वो इसी इक्वेशन से आएगा, तो वो आपका A, B एंड C इस तरह से आ जाएगा ऑटोमेटिकली 0, इससे बिलो सारे 0 हैं और इससे अबव भी सारे के सारे 0, ये ए मैट्रिक्स आ जाएगा। और बाकी उसने आपको जो आपने फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ द एस फाइंड करना होगा। एस जब एस का जो आपने वॉल्यूम फाइंड करना होगा वो गिवन है, वो 4 पाई ए बी सी डिवाइडेड बाय 3 वो आपको गिवन है। आपने सिंपल क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सॉरी, वो 4 पाई बाय 3 होगा, वो 4 पाई बाय 3 होगा और आपने उसका इस डिटर्मिनेंट से आपके पास जो आंसर आता है आपने उसको 4 पाई बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ।